गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जो कि आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे। तो वो बात करने वाले हैं आज के एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है पंचायत सचिवालय। आप हल प्रश्न पत्र, ये एग्ज़ाम का डेट आप देख सकते हैं, 4 फरवरी 2018 को यह एग्ज़ाम हुआ था। और ये पंचायत सचिवालय परीक्षा का एग्ज़ाम प्रश्न है। और ये खोरठा के 100 प्रश्नों का ये संग्रह होने वाला है। बता दें कि ये आपको हेल्प करने वाला है आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे आपको प्रश्नों के तरीके को बताएगा कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये आपको मेनली जो वो हेल्प करने वाला है। बाकी का अगर ऐसा नहीं कि सभी कहानी या कविताएं सभी एक ही एग्ज़ाम में होता है, वो अलग अलग एग्ज़ाम में आपको प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकता है। बट आपको यहाँ पे क्या है कि एक प्रश्नों का लेबल और दूसरा क्या है कि तरीका, यानी एक जो पैटर्न होता है वो आपको सबसे पहले वो समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं लेकिन ये आपको ये नहीं पता है कि किस तरह के प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है, या तो हम किस तरह के प्रश्न का तैयारी करें। तो इसके लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट होता है कि हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देखें। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे, और जहां तक होगा उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये पसंद आएगा और अंत तक बने रहेंगे। निश्चय ही आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। आज का सबसे पहला सवाल है कि डाह माने है वो है। तो डाह आप सभी को पता है कि यह नाटक का एक पार्ट है। तो इसका मतलब आपको पूछा जा रहा है कि डाह का मतलब क्या होता है। तो डाह का सिंपल मीनिंग होता है ईर्ष्या करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, उसी को यानी इसको ईर्षा करेक हम खोरठा में लिखते हैं। तो ईर्षा करेक यानी ईर्ष्या करना, उसी को हम कहते हैं डाह। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूपे कौन पर्व खोरठा क्षेत्र में मनावल जा है। यानी भाई बहन के प्यार के लिए एक जो पर्व मनाया जाता है मुख्य रूप से, वो पर्व के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और यह पर्व होगा खोरठा। खोरठा में अगर बात करें तो वो हो जाएगा करम। बता दें कि कर्म त्यौहार जो होता है वो भादों की एकादशी को मनाया जाने वाला एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक के रूप में एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कर्म पर्व की अगर बात करें तो कर्म में जो होता है इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साथ ही साथ कई बार आपसे पूछा जाता है कि करम वृक्ष जो होता है, करम का पेड़ होता है, उसके डाली माफ़ कीजिएगा, करम का जो वृक्ष होता है उसके डाली को ला करके, और जो जहाँ पे अखरा होता है वहाँ पे इस डाली को गड़ा जाता है। और उसी के चारों तरफ से बैठ करके जो भी पूजा करते हैं वो नियम से अपना जो परंपरा है उसके आधार पर पूजन होता है। आपसे ये भी कई बार सवाल पूछा गया कि ये जो डाली होता है, करम का डाली होता है, वो कौन गढ़ता है अखरा पे। तो बता दें कि जो गांव का नाया होता है, नाया होते हैं या तो फिर पाहन कह सकते हैं कि जब नाया कहीं नहीं रहते हैं तो वहाँ पे जो गांव के पाहन होते हैं वो लोग क्या है कि इस करम डाली को अखरा में गढ़ते हैं और वहाँ से ये पूजा का कार्य होता है। तो याद रखेंगे इस तरह के 2-3 तरह के सवाल आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या है कि महेश गोलवार जी के जन्म कहिया भेल हेले। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि महेश गोलवार जी का जन्म जो है वो किस वर्ष और किस ईस्वी में। कई बार आपको इस तरह के प्रश्न जो है वो देखने को मिलता है, और ये प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट प्रश्न होता है क्योंकि आपको डेट का याद रखना ये सब थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम कह सकते हैं कि प्रश्नों में से आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1911 को महेश गोलवार जी का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि उदासी शीर्षक कहानी लिखल हत। तो उदासी शीर्षक कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पंचम महतो। बता दें कि पंचम महतो जी के द्वारा ही उदासी जो है वो शीर्षक कहानी लिखल हत। तो अगर पूछा जाए कि उदासी शीर्षक कहानी के लिखल, तो पंचम महतो के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि डॉक्टर चतुर्भुज साहूक जन्म भेल रहे। तो आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे 5 प्रश्न हम पढ़े हैं, उसमें से दूसरा प्रश्न भी इनके जन्म को तिथि को लेकर के पूछा गया है। तो जितने भी साहित्यकार हैं उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका किस जिले में जन्म हुआ है, झारखंड के किस क्षेत्र में जन्म हुआ है, कम से कम ये 2 चीज़ आप उनसे संबंधित जरूर याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 3 फरवरी 1950 को डॉक्टर चतुर्भुज साहू के जन्म भेल रहे। अगला सवाल क्या है कि डोंगल के अर्थ की हो है।
डोंगल का अर्थ होता है चूनल या बीछल। बता दें कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चूनल या बीछल को ही हम कहते हैं डोंगल। तो खोरठा भाषा में अगर बात करें तो इसे चूनल या बीछल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है डोंगल। अगला सवाल है कि ई और ऊ कौन रकमे के सर्वनामिक पटेतर लागे। तो बता दें कि यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि ई और ऊ। यहाँ से क्या है कि एक अगर ऑप्शन देखें तो पुरुषवाचक, ठेकानवाचक, अनठेकानवाचक या निजवाचक। तो क्या है कि यहाँ पे ई और ऊ एक स्थान के बारे में हमको बताया जा रहा है। तो ई जगह या तो फिर कह सकते हैं कि ऊ जगह जो है वो हमारा है, तो इस तरह से, या ऊ घर हमर हक है। इस तरह के प्रश्न जो है वो हमसे क्या है कि एक स्थान का बोध होता है, जिसको हम खोरठा में ठेकान कहते हैं, है ना। उसको हम खोरठा में क्या कहते हैं, ठेकान कहते हैं, यानी स्थान के बारे में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक हमको बोध हो रहा है कि ऊ घर हमर हक है, तो वहाँ पे क्या है कि ऊ एक स्थान के बारे में बता रहा है कि उस जगह का जो है वो है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इज द राइट आंसर, यानी ठेकानवाचक, जिसको स्थानवाचक हम हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं कि महत्वायन में कौन प्रत्यय है। तो दो चीज़ यहाँ पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है आपसे उपसर्ग और दूसरा पूछा जाता है प्रत्यय। उपसर्ग बता दें कि शब्दों के पहले होता है शुरुआत। जैसे अगर बात करें, पहले गिनत है, पहले यहाँ पे शब्द है गिनत, और उसके पहले अगर हम अन प्रत्यय जोड़ दें, सॉरी अन उपसर्ग जोड़ दें, तो यहाँ पे हो जाएगा अनगिनत। तो यहाँ पे क्या है कि अन जो है वो क्या है, उपसर्ग है। जबकि महतो या महतो अगर लिखे तो यहाँ पे महतो क्या है कि कोई एक शब्द है पहले से, इसमें अगर कहीं आइन जोड़ दें तो यहाँ पे आइन शब्द जब जैसे जोड़ दिया जाता है, इसको प्रत्यय कहा जाता है, और ये हो जाएगा महतो से महत्वायन। तो याद रखेंगे यहाँ पे आइन शब्द अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा महत्वायन। तो याद रखेंगे ये जो है आइन यहाँ पे प्रत्यय जुड़ गया है, जिसके कारण से महतो से महत्वायन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आइन। आइन शब्द जो इसमें प्रत्यय जो है वो जोड़ा गया है महत्वायन में। तो याद रखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। कई बार आपसे पूछा जाता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो शब्द के आगू में, और प्रत्यय का उपयोग करल जाए है तो शब्द के पीछू में। तो प्रत्यय शब्द के पीछू में और उपसर्ग शब्द के आगू में। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, मास्टर साहब के नामे खोरठा कौन हंस व्यज्ञ कवि जानल जाहत। तो यहाँ पे क्या है कि मास्टर साहब के नामे खोरठा कौन हंस व्यज्ञ कवि मानल जाहत। तो एक क्या है कि कई बार यहाँ पे मास्टर साहब के नाम से एक कवि को माना जाता है, जो कि हास्य व्यंग्य, यानी कह सकते हैं कि हास्य कलाकार हैं, जो कि कोई भी व्यंग्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा खुशी होने का ये हास्य व्यंग्य उसे कहते हैं, जो कि कोई भी बात बोल रहे तो उसमें थोड़ा हंसी आता है, उस तरह के कवि मानल जाता है, और उन्हें मास्टर साहब के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फुतेश्वर करमाली। फुतेश्वर करमाली जी को मास्टर साहब के नाम से जाना जाता है। कई बार आपको यहाँ से क्या कि एक और सवाल पूछा जाता है कि इनका उपनाम, जितने भी रचनाकार हैं उनको कहीं ना कहीं किसी उपनाम से जाना जाता है। जैसे आप सभी को पता होगा खोरठा में काफ़ी चर्चित है, वो है झारपात। तो झारपात आप सभी को पता है कि ए.के. झा जी का उपनाम जो है वो झारपात के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि आप इन सभी चीज़ों को जरूर याद रखेंगे। ए.के. झा, उनका पूरा नाम जो है वो अजीत कुमार झा है। तो ए.के. झा जी को झारपात के उपनाम से जाना जाता है। तो कई बार उपनाम भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता के भूमिका लिखल है। तो एक पथिया डोंगल महुआ इसकी कविता के संग्रह का भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर दयानंद बटोही। डॉक्टर दयानंद बटोही के द्वारा इस कविता संग्रह की भूमिका जो है उसको लिखा गया है दयानंद बटोही के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं, हेमाल माने हो वो है। तो आपने पढ़ा होगा तातल और हेमाल। तो तातल का अर्थ होता है गर्म और हेमाल का अर्थ होता है कनकन, जिसको हम ठंडा कहते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कनकन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सौबटाय चल हे फिंगाठी निबंध के लिखवैयन के हत। तो सौबटाय चल हे फिंगाठी, इस निबंध के को जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी के द्वारा। डॉक्टर बी.एन. ओहदार जी के द्वारा ही सौबटाय चल हे फिंगाठी निबंध जो है वो लिखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बहुवचन बनवे प्रत्यय है। तो बहुवचन बनवे के प्रत्यय कौन सा है।
तो आप सभी को पता है कि किसी शब्द में वइन, अइन, इयन, गुला या गुलीन, इन सभी शब्दों को अगर जोड़ देंगे किसी शब्द में तो वो शब्द जो है वो बहुवचन हो जाता है एक वचन से। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ई सभे इसका सही आंसर होगा। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि महतो को अगर आइन जोड़ देते तो महत्वाइन हो जाता है, यानी एक वचन से अगर मान लेते हैं कलम, कलम है, अगर मान लेते हैं कलम है, ये एक वचन है क्योंकि यहाँ पे एक कलम की बात किया जा रहा है। लेकिन अगर इन जोड़ दें या तो अइन शब्द जोड़ दें तो कलमैन कलमैन हो जाएगा। अइन शब्द अगर इसमें जोड़ दिया जाए, अइन अगर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कलमैन। तो कलमैन का अर्थ हो जाएगा क्या कि एक से अधिक। मोबाइल, अइन जोड़ देंगे तो मोबाइलवेन, मोबाइलवेन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक जुड़ जाता है। किसी तरह से घर, अइन जोड़ देंगे तो घरन, या गुला या गुलिन भी जोड़ते हैं तो वहाँ से भी जो है वो बहुवचन का पता हमें चल जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है संज्ञा के कईगो भेद है। तो संज्ञा का आप सभी ने अगर हिंदी में भी पढ़ा होगा या तो खोरठा में, दोनों जगह आपको सेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग है खोरठा में अलग है, ये दोनों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 5 भेद। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सभी जो वो वहाँ पे जब आप पूरे डिटेल से जब हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। किसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम वहाँ पे बात करेंगे। आगे चलते हैं, अगला सवाल है डिंडाक डोवानी कौन काव्य है। तो डिंडाक डोवानी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस तरह का काव्य है। तो बता दें कि यह खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा खंड काव्य। याद रखेंगे काव्य, यहाँ पे अगर कहीं हिंदी और खोरठा में थोड़ा सा लिखने का तरीका तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे जब तक इनके बेसिक्स को आप नहीं समझेंगे कि खोरठा में आखिर में हम किस स्वर का प्रयोग करते हैं, किस व्यंजन का प्रयोग करते हैं, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है। उन सभी चीज़ों को जब आप एक बार वर्ण व्यवस्था इसके बारे में जब आप पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे तो वहाँ से क्या कि खोरठा शब्द आपके कभी गलत नहीं होंगे। और जल्द ही इसमें यही चैनल पे आपको जल्द ही जो है वो खोरठा के ग्रामर का जल्दी क्लास स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी हो इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, और आप अगर इससे पहले नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। जल्द ही आपको इसमें सभी तरह के जितने भी खोरठा के क्लासेस हैं, ऑल क्लासेस आपको इस चैनल पे उपलब्ध होगा। साथ ही साथ झारखंड जीके के लिए भी क्लास जो वो उपलब्ध इसमें आपको मिल जाएगा। झारखंड जीएस के जितने भी क्लास हैं उन सभी क्लास को भी इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उनसे संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज है उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट लाने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ी सी समय की बाध्यता है इसमें, जिसके कारण से अभी उतने अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द ही हम इसमें अच्छे तरह से और सभी जुड़कर इसमें लाएंगे। और काफ़ी बेनिफिट होने वाला है जब आप एक बार इस चैनल से जुड़ जाएंगे, आपको बेशक ही यहाँ से फ़ायदा नजर आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि काड़ा कर स्त्रीलिंग रूप के है। तो काड़ा का स्त्रीलिंग अगर बात करें तो यहाँ पे काड़ी हो सकता है कि कई लोगों ने काड़ी चुन लिए होंगे कि इसका सही आंसर जो होगा वो काड़ी होगा, लेकिन बता दें कि ये आंसर जो है वो गलत है। इसमें जो है वो काड़ी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा भैंस। काड़ा का स्त्रीलिंग रूप जो है वो भैंस होगा। याद रखेंगे काड़ी इसका नहीं होगा, क्योंकि काड़ी जो है वो कहीं ना कहीं भैंस का जो छोटा बच्चा होता है उसे काड़ी कहा जाता है, और कड़रू जो होता है वो काड़ा का छोटा बच्चा यानी पुलिंग में जो होता है उसे काड़ा का छोटा बच्चा जो होता है उसको पुलिंग में कड़रू कहा जाता है। जबकि भैंस के छोटे बच्चे को यानी जो फीमेल में होता है स्त्रीलिंग में जो होता है उसे काड़ी कहा जाता है। लेकिन अगर काड़ा का स्त्रीलिंग रूप पूछा जाए तो भैंस इसका जो है वो सही आंसर होगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो काड़ी या तो फिर फेटाइन, फेटाइन भी जो एक शब्द का प्रयोग होता है जो कि बाछी या कह सकते हैं कि काड़ी हो गया। ये सभी जो है वो जैसे बच्चे में जो स्त्रीलिंग का होता है यानी लड़की रूप में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम काड़ी या तो फेटाइन या बाछी हो गया। इस तरह से इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हम देख लेते हैं। छौआ दुलार शीर्षक कविता के कर लिखल लागय। तो छौआ दुलार शीर्षक जो वो यह कविता जो है यह एक कविता संग्रह है और यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा। बता दें कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा इनका जो शॉर्ट नाम है वो व्याकुल। कई बार पूछा जाता है कि व्याकुल के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो बता दें कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा को व्याकुल के उपनाम से भी जाना जाता है। इन्हीं का कविता शीर्षक है छौआ दुलार।
अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, खोरठा निबंध में छोटा नागपुर एक नैनीताल कौन जगह के कहल गेल है। तो बता दें कि छोटा नागपुर एक नैनीताल, बता दें कि यह नेतरहाट क्षेत्र को कहा गया है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, झारखंड के लातेहार में। आप सभी को इसके बारे में पता होगा और ये काफ़ी खूबसूरत स्थल है झारखंड का, जिसके कारण से इसे छोटा नागपुर एक नैनीताल कहा जाता है। क्योंकि नैनीताल आप सभी को पता है कि कहाँ पे है। नैनीताल एक प्रमुख भारत का एक कह सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत जगह में से माना जाता है और बहुत लोगों का सपना होता है कि एक बार हम नैनीताल घूमने अवश्य जाएं, जिसके कारण से उसी तरह से जब आप नैनीताल जाना चाहते हैं तो एक बार नेतरहाट भी आप ज़रूर जाएं, क्योंकि झारखंड का ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। जब आप जाएंगे एक बार तो वहाँ पे जाने के बाद ये प्रकृति का इतना सौंदर्य स्थल है कि आप वहाँ पे देख करके पूरा मनमोहित हो जाएंगे। तो एक बार आप अवश्य जाएंगे नेतरहाट और इस क्षेत्र में आप घूम कर आएँ, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। डाह नाटक की भूमिका लिखल हत। तो डाह नाटक की भूमिका जो है वो लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कि इसकी भूमिका कौन लिखे है। तो याद रखेंगे, इस तरह के हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि यह लगता होगा कि इसका आंसर शायद कहीं गलत नहीं बता रहे हैं। तो याद रखेंगे, कई बार इसका आंसर जो है वो प्रश्न को हम सही तरह से पढ़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर ए.के. झा। ए.के. झा जी के द्वारा इसकी भूमिका जो है वो लिखी गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि डाह नाटक जो है वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन अगर इसकी भूमिका की बात किया जाए तो यह जो वो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि फरीच डहर खोरठा कहानी गोच के भूमिका लिखल हत। तो फरीच डहर खोरठा के कहानी के गोच की भूमिका लिखल हत। तो इसकी भी भूमिका कौन लिखे है, उनके द्वारा पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवनाथ परमाणिक। बता दें कि शिवनाथ परमाणिक इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवनाथ परमाणिक यानी ऑप्शन ए। और शिवनाथ परमाणिक का उपनाम जो है वो मानिक के नाम से जाना जाता है। मानिक के उपनाम से जाना जाता है। जल्द ही हम इसमें एक क्लास लेकर आएंगे, जो कि जितने भी खोरठा साहित्यकार हैं उनके उपनाम से संबंधित हम सभी प्रश्नों को देखेंगे कि किनको किस उपनाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो धरती छोटा नागपुर एक शीर्षक कविता जो है वो किस किताब में जो है वो छपा था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो है इसी में यह जो है वो छपा था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, इसमें छपा है धरती छोटा नागपुर एक। अगला सवाल है, संज्ञा और ओजी जे आवे ऊ कहा है। क्या यहाँ पे मुख्य रूप से आप इसका हम जब आप डिफाइंड हिंदी में करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खोरठा उतना अच्छा से सेंस नहीं दे पाता है, हमको उतना अच्छे से नहीं समझ में आता है। जब आप उसका हिंदी एक बार रूपांतरण समझ लेंगे, हालांकि ये सही है कि खोरठा जब हम पढ़ रहे हैं तो खोरठा हमें आना चाहिए और सभी शब्दावली भी है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार जो है वो अच्छे से नहीं समझ में आ पाता है। तो कहा यहाँ पे बोला जा रहा है कि संज्ञा और उसके बदले में जो शब्द आता है वो कहा है, यानी उसको क्या कहा जाता है। तो संज्ञा के बदले में, जैसे राम कोई नाम है तो ये संज्ञा है, लेकिन राम के बदले में अगर बोले कि ऊ, ई या तो इस तरह का जो हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो खोरठा में से सर्वनाम लिखा जाता है, हिंदी में इसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्योंकि कई बार आपको पता है कि खोरठा में व जो होता है वो ब में परिवर्तित हो जाता है, व जो है वो ब में लिखा जाता है। तो इस तरह से आप सभी याद रखेंगे। अगला सवाल है, फरीश डहर किताबे के लिखवैयक जन्म कहिया रहे। तो यानी फरीश डहर जो पुस्तक लिखा गया है उनका जन्म तिथि यहाँ पे पूछा जा रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि एडवांस टाइप का क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि जब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल बनाने का रहता है तो इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। ना ही आपको ये पूछा जा रहा है कि फरीश डहर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, और ना ही ये पूछा जा रहा है कि फरीश डहर जो है इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फरीश डहर किताब जो है इसे जो लिखा है उनका जन्म कब हुआ था। तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, फरीश डहर, और उनके जन्म तिथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 28 जनवरी 1949 को। 28 जनवरी 1949 को उनका जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि सोंध माटी किताब के प्रकाशन बछर है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि सोंध माटी जो है इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1990 को सोंध माटी किताब का प्रकाशन किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है बोरवा अड्डाक अखर बोन शीर्षक संस्मरण केकर ऊपर लिखल गेल है। तो यहाँ पे क्या है कि बोरवा अड्डाक अखर बोर, ये जो है वो शीर्षक संस्मरण पूछा जा रहा है कि किसके ऊपर लिखा गया है, ना ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि यह शीर्षक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या कि क्वेश्चन को आप जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं। हो सकता है कि इसके राइटर भी आपको पता होगा कि यह शीर्षक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है और यह किसके ऊपर लिखा गया है, क्योंकि जब भी कोई संस्मरण या शीर्षक संस्मरण लिखा जाता है तो उसको किसी व्यक्ति पर आधारित होता है, तो उसको याद रखना है कि यह किसके ऊपर आधारित है, तो किसके ऊपर लिखल गेल है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर। तो श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखल गेल है। खोठाय वचन के गो भेद हवो है। तो खोठाय वचन कै गो हवो है। तो वचन आपसे पूछा जा रहा है, एक वचन, बहुवचन, ये आप पढ़े होंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी हो जाएगा इसका सही आंसर दो। मांझो कहानी के लिखवैया हत। मांझो यानी जो कहानी लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर दत्त साहू, भुवनेश्वर साहू, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाय है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नाय है। इनमें से पूछा जा रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या गौण पुरुष, इन चार में से कौन सा एक जो है इसका भेद नहीं है, बाकी का तीन है। तो आपने पढ़ा होगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन पढ़ा होगा, लेकिन गौण पुरुष आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी गौण पुरुष जो वो इसका भेद नहीं है। अगला सवाल पूछा गया कि खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक के हत। तो खोठा के प्रधान संपादक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि खोठा के प्रधान संपादक कौन है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर ए के झा। डॉक्टर ए के झा जी के द्वारा खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रधान संपादक माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि बुढ़ारी कौन रकम एक संज्ञा लागे। तो बुढ़ारी सबसे पहले जब भी इस तरह के शब्द आपको दिखे जहाँ पे वैसा शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ आपको मिले, तो वैसा शब्द जो होता है, जैसे लड़कपन हो गया या छोटपन हो गया, इस तरह का जो शब्द होता है, बचपन हो गया, इस तरह का शब्द जो होता है वो भावबोधक होता है। तो याद रखेंगे इस तरह का शब्द जो होता है वो भावबोधक संज्ञा होता है या भाववाचक संज्ञा के रूप में मानते हैं। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लड़कपन। या अगर आपसे पूछा जाए कि लड़कपन जो है वो ये किस तरह का शब्द है, तो लड़कपन भी जो होता है ये भी कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है कि सोंध माटी के लिखवैया हत। तो सोंध माटी पुस्तक के लिखवैया के हत। तो आप सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर विनोद कुमार जी के द्वारा ही सोंध माटी किताब जो है वो लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डिंडाक डोवानी काव्य कई गो सर्ग है। डिंडाक डोवानी, इसमें कुछ कुल सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है कि कुल सर्ग कितने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 गो। 6 जो है इसमें सर्गों की संख्या, कुल सर्ग कितने हैं, तो 6 गो हैं। खोठाय वचन माने की हवा है। तो वचन का मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमको समझ में आता है कि वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कि हमको गिनती के रूप में परिवर्तित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गिनती। तो खोठा में वचन के माने की हो है, तो गिनती हो है। जैसे अगर बोलें कि एक वचन है, मतलब हमको पता चलता है कि वहाँ पे एक बात किया जा रहा है। लेकिन अगर जैसे बोले कि बाजार में कई लोग हैं, तो वहाँ पे बहुवचन होता है, क्योंकि वहाँ पे एक से अधिक लोगों की बात की जा रही है। तो वैसे में बहुवचन उसे कहा जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है कि हम गिनती के आधार पर इस चीज़ को समझ पाते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है खोठा गद्य पद्य संग्रह के प्रकाशन कब हुआ था। तो खोठा गद्य पद्य जो है वो इसका पहला संपादक अभी हमने देखा था। इसके बाद अब से पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशन जो है वर्ष जो है वो कब है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1989 का इसका प्रकाशन वर्ष है। दीदी जी कहानी के लिखवैया के हत।
तो दीदी जी कहानी के लिखवैया के हत। दीदी जी एक कहानी है, इसके जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पंचम महतो। पंचम महतो के द्वारा ही दीदी जी कहानी लिखा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल है डाह नाटक के प्रकाशन बच्छर है। तो डाह नाटक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ हमने देखा था, डाह का अगर बात करें तो इसका जो नाटक का प्रकाशन है वो 1992 में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1992 में। अगला सवाल, और सोंध माटी का भी हमने देखा था कि सोंध माटी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1990 है, जबकि डाह का जो अगर बात करें डाह का तो ये 1992 में है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। फरिश डहर किताबें कई गो कहानी संकलित है। तो फरिश डहर, क्योंकि ये एक तरह से सबसे पहले हम मानते हैं ना कि किसी एक फरिश डहर जो किताब है ये मुख्य रूप से एक पुस्तक है, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग ब्रांच में कई सारे कहानी आपको देखने को मिलता है, कई सारे कविताएं देखने को मिलता है। तो ये आपको ऐसा नहीं समझना एक फरिश डहर के अगर आप लिखने का आपको पता हो गया कि इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसके अलावे भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें से कुल कितने कहानी है, कुल कितने कविताएं हैं, कुल कितने संस्मरण है, ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 11। तो फरिश डहर में अगर पूछा जाए कि कितने कहानी संकलित हैं तो कुल 11 कहानी जो है वो फरिश डहर में संकलित है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि सुकुमार जी के खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हत ओकर शीर्षक है। तो सुकुमार जी के खोरठा गद्य पद्य संग्रह में कविता लिखल हत ओकर शीर्षक क्या है, तो वह शीर्षक का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेड़ायल सवैये। बेड़ायल सवैये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डाह नाटक के नाटककार के हत। तो डाह नाटक है इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सुकुमार। तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, वहाँ पे सवाल पूछा गया था कि इसके शीर्षक या इसका जो भूमिका जो है वो लिखा गया था, तो भूमिका जो है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जबकि इसके नाटककार जो हैं वो कौन है, तो सुकुमार हैं। तो सवाल को जब आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और समझ करके, तो वहाँ से आपको क्या होगी, कई बार एग्जाम में सवाल जो है वो जानते हुए भी हम गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि सवाल अगर आपसे पूछा जाता और दोनों आपसे लिखा हुआ है ऑप्शन में, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो वहाँ पे तो दूसरा है, लेकिन ऑप्शन में आपको सुकुमार भी मिल गया तो आप सुकुमार को टिक करके आप आ गए। लेकिन आपसे वहाँ पे नाटककार नहीं पूछा जा रहा था, ये पूछा गया था कि इसकी भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया था। तो सवाल आप ध्यान से रखेंगे, याद रखेंगे और ध्यान से अगर कहीं पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से रिपीट करके, तो वहाँ से आपके सवाल जो है वो कम चांसेस होता है कि गलत होने का। अगला सवाल है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप है। तो साधु का स्त्रीलिंग रूप आपको पूछा जा रहा है कि साधु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो सधुवैन इसका सही आंसर हो जाएगा। सधुवैन जो है वो साधु का स्त्रीलिंग रूप है। अगला देख लेते हैं कि बेदियान, बेदियान में कौन प्रत्यय है। तो बेदियान में आइन प्रत्यय है। बेदिया में अगर आइन शब्द जोड़ देंगे, बेदिया में आइन शब्द जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या है कि इसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी बेदिया में आइन शब्द जोड़ देंगे तो बेदियाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रत्यय आप याद रखेंगे, हमेशा प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में उपयोग होता है, जबकि उपसर्ग जो है वो शब्दों के आगों में प्रयोग होता है। खोटा निबंध किताब में कई गो निबंध जो वो संकलित है। तो खोटा निबंध किताब में, खोटा निबंध जो किताब है उसमें कुल कितने निबंध जो वो संकलित किया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 12 गो। अगला सवाल है खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशन वर्ष कब है। तो खोटा निबंध का जो प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ था वह किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 1992 में। अगला सवाल है विशेषण कर कई गो भेद है। तो विशेषण का भेद अगर आपसे पूछा जाए कि कुल भेद कितने हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 4 भेद है विशेषण के। अगला सवाल देख लेते हैं, एके झा जी के जन्म भेल रहे। तो एके झा जी का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, 20 जून 1939 को डॉक्टर एके झा जी का जन्म भेल रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 20 जून 1939 को। डाह नाटक के प्रकाशक है। तो डाह नाटक का प्रकाशक जो है वो कौन है, ये प्रकाशक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
दो तीन चीज़ आप जरूर याद रखेंगे। एक होता है कोई नाटक है तो उसके नाटककार कौन होते हैं, एक होता है उनके जो भूमिका है उसको लिखने का अलग व्यक्ति कई बार होता है। कई बार क्या होता है कि जो नाटककार होते हैं वही भूमिका लिख देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कई नाटक में उसकी भूमिका जो वो अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, नाटककार अलग होते हैं, और प्रकाशक होता है जहाँ पे यह पुस्तक या नाटक जो है वो छपता है, उसका प्रकाशक का नाम आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है श्रीमती कुंती देवी भेंड्रा बोकारो, ये जो है इसका प्रकाशक है। तो श्रीमती कुंती देवी भेंड्रा बोकारो मूर्ति देवी, ये जो है इसका प्रकाशक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है कि डिंडा माने की हवा है। तो डिंडा मतलब होता है घर बारी, घर के सामने जो बारी होता है उसे हम डिंडा कहते हैं सामान्य भाषा में या खोरठा की भाषा में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है हेराइल हांसी। हेराइल हांसी कहानी पुरुष पात्र के नाम है। तो हेराइल हांसी ये एक कहानी है जिसमें पूछा गया कि इसमें से पुरुष पात्र जो है उसका नाम क्या है। तो जो भी जब आप कहानी पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे पात्र होते हैं, वो अलग अलग, चाहे वो पुरुष पात्र हो, महिला पात्र हो, या जो भी होता है, उस पात्रों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है और उसका नाम आपको जरूर याद रखना है। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विमल बाबू। विमल बाबू जो है उसमें पुरुष पात्र का नाम है। डिंडाक डोबानी काव्य के लिखवैया हत। तो डिंडाक डोबानी जो काव्य है उसकी रचना जो है यानी उसके लिखवैया है यानी लिखने वाले हैं, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी वंशीलाल वंशी। वंशीलाल वंशी के द्वारा ही डिंडाक डोबानी लिखा गया है। और डिंडा का अर्थ होता है घर बारी, जो घर के सामने बारी होता है उसी को डिंडा कहा जाता है। उड़द गेलक फुलवा रह गेलक बास शीर्षक संस्मरण। उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद महतो, जिनका उपनाम जंगली के उपनाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे गोविंद महतो के द्वारा ही लिखा गया है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। ये शीर्षक संस्मरण है जो कि इसको लिखा गया है गोविंद महतो जी के द्वारा। अगला सवाल है तातल और हेमाल कविता संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि तातल और हेमाल, तो सबसे पहले तातल का अर्थ होता है गर्म और हेमाल का अर्थ होता है ठंडा, जिसे हम कनकन भी कहते हैं और तातल को धीपल भी कहते हैं। तो कई बार ये दोनों शब्द भी प्रयोग होता है। कनकन का मतलब भी होता है ठंडा, कनकन का मतलब भी होता है ठंडा, और कह सकते हैं कि हेमाल का मतलब भी होता है ठंडा। तातल का होता है गर्म और धीपल मतलब भी होता है गर्म। तो ये दोनों शब्द आप याद रखेंगे। कई बार जो है ये सवाल ना पूछ करके यहाँ पे इस तरह के सवाल भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो कब था। तो 1998 में तातल और हेमाल का प्रकाशन हुआ था। तो याद रखेंगे यह एक कविता संग्रह है, यह एक कविता संग्रह है, इसमें कई कविताएं शामिल है। तो याद रखेंगे इसका जो प्रकाशन हुआ था 1998 में हुआ था। तातल और हेमाल कविता संग्रह के लिखवैया के हत। तो अगला सवाल यही पूछा गया कि इसका लिखने वाले जो हैं इनके लिखवैया कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवनाथ परमानी के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं। हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि हत। तो हमनी सब एक, यह शीर्षक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है या इसके कवि कौन है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यह एक कविता शीर्षक है। तो कविता के कवि होते हैं और कहानी के कहानीकार होते हैं, नाटक के नाटककार होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ही हमनी सब एक शीर्षक कविता लिखा गया है। अगला सवाल है रांची कौन रकम एक संज्ञा लागय। तो रांची आपसे पूछा जा रहा है यह किस तरह का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। एक और होता है भाव इस समूहवाचक संज्ञा। तो आप याद रखेंगे संज्ञा की यही जो वो 5 भेद होते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 जो है वो संज्ञा के भेद होते हैं। अब सवाल पूछा गया कि रांची जो है वो किस तरह का संज्ञा है। तो आपको पता है कि जब आप अगर कहीं भारत पूछता या भारत, या तो फिर कह सकते हैं कि किसी एक स्थान का नाम पूछ ले या किसी नाम का पूछ ले या किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति का बोध हो। जैसे देश की अगर बात करें तो देश क्या है कि देश जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। याद रखेंगे देश अगर आपसे पूछा जाए तो देश जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देश विदेश या तो पहाड़, अगर आपसे पूछा जाए कि पहाड़ या पर्वत जो है वो क्या है, तो यह भी एक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है।
लेकिन देश में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत क्या है, तो भारत एक व्यक्तिगत पूछा जा रहा है, ये व्यक्तिगत देश के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पर्वत अगर आपसे पूछा जाए तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत में अगर कोई व्यक्तिगत पर्वत के बारे में पूछ ले, मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि पारसनाथ पहाड़ जो है वह क्या है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पहाड़ी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, केटू हो गया, इस तरह के सवाल आपसे पूछा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नदी अगर आपसे पूछा जाए कि नदी क्या है, तो नदी जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी में कोई व्यक्तिगत नदी के बारे में आपसे पूछ ले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे अगर पूछे गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, या तो फिर दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, ये शंख नदी हो गया, ये सब नदी अगर आपसे पूछा जाए तो वो सभी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जब आपको पता है कि किसी द्रव्य के बारे में, चाहे वो जल हो, दूध हो, ये सभी के बारे में जब पूछा जाता है तो वो सभी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा, हमने पहले बोला कि लड़कपन, बुढ़ारीपन, ऐसा शब्द आता है जहाँ पे एक भाव का बोध होता है, वैसे को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जबकि बाजार, मेला, यात्रा, जहाँ पे एक समूह की बात करें, यानी जहाँ पे भीड़ के बारे में चर्चा होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जहाँ पे एक समूह की बात की जाती है। जैसे मेला, तो मेला में कई लोग शामिल होते हैं, कई लोग मेला में शामिल होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये संज्ञा के पांचों जो भेद हैं उनके बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि सोंध माटिक टाब शीर्षक कहानी केकर लिखल है। तो सोंध माटी की कहानी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भोगनाथ ओहदार। सोंध माटिक टाब शीर्षक कहानी केकर लिखल है, तो इसका सही आंसर है भोगनाथ ओहदार, जिसे आप बीएन ओहदार के नाम से जानते हैं। तो इनका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है कि बीएन ओहदार का पूरा नाम क्या है। तो बीएन ओहदार जी का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो भोगनाथ ओहदार के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सोंध माटी किताब के प्रकाशक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है यह किताब जो है वो कहाँ से छपा, यानी प्रकाशक जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जनजातीय भाषा अकादमी रांची। जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा ये जो है वो इसका प्रकाशक है। और सोंध माटी किसके द्वारा लिखा गया, ये सभी आपको पता होगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा शीर्षक लेख के लेखक है। तो खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, यह जो शीर्षक लिखा गया या लेख जो है, इसके लेखक कौन है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी शिवनाथ परमानी के द्वारा। अगला सवाल है फिंगाठी व्यंग्य कविता के कवि के हत। तो फिंगाठी ये जो है जिसका अर्थ होता है व्यंग्य, यह कविता के बारे में जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामशरण विश्वकर्मा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, उलगुलान माने की हवा है। तो उलगुलान मतलब आप सभी को पता होगा, बिरसा मुंडा की जो आंदोलन है, बिरसा मुंडा आंदोलन, उस आंदोलन को उलगुलान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है क्रांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उलगुलान का अर्थ होता है, जिसे महान विद्रोह भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, उलगुलान का अर्थ होता है क्रांति या महान विद्रोह, क्योंकि यह एक महान विद्रोह की संज्ञा दी गई है उस विद्रोह को। फरिश डहर खोटा कहानी जो है वो गोछ किताबे के प्रकाशक है। तो फरिश डहर खोटा कहानी के जो गोछ किताब के प्रकाशक है वो कौन है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, बाली डी खोटा कमेटी जो है इसके प्रकाशक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह किताब के लिखवैया हत। तो एक पथिया डोंगल महुआ, और डोंगल का अर्थ होता है चुना हुआ या बिछा हुआ, कविता संग्रह के किताब के लिखवैया के है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संतोष कुमार महतो के द्वारा ही एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह का किताब के लिखवैया है। अगला सवाल है, कखन हतकर भोर शीर्षक कविता के कवि के हत। तो कखन हतकर भोर यानी कब होगा सुबह, ठीक है। तो इस शीर्षक कविता के कवि के बारे में पूछा गया कि इसके कवि के नाम क्या है। तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा ही यह लिखा गया है, कखन हतकर भोर।
आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है देशेक जुबान शीर्षक कविता के कविहत। तो देशेक जुबान शीर्षक कविता के कविहत, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। चिकन मोही में चिकन की लागय, आपको बताना है कि चिकन मोही में चिकन शब्द जो है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, यह क्रिया विशेषण है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर गोरा, काला, चिकना, खुरदरा या टेढ़ा, अंधा, काना, ये सभी जो वो उसकी विशेषता बता रहा है। लालची, तेज, भोंद, ये सभी जो होता है, जैसे जो कुछ नहीं जानता है, तो वो क्या है कि उसकी विशेषता बता रहा है ना, कि वो जो है वो वैसा है। और जहाँ पे विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कोई नाम या स्थान के बारे में बोध होता है तो वो होता है संज्ञा। संज्ञा के बदले में किसी नाम का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। और विशेषण क्या हो गया, आप सभी को पता है कि जिसकी विशेषता बताया जा रहा है। और क्रिया विशेषण, क्रिया क्या है कि जो कार्य कर रहे होते हैं उसे कार्य कहते हैं। और जो कार्य की विशेषता बताए कि हम कार्य कर रहे हैं, यानी मान लो हम खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम क्रिया कर रहे हैं कि खा रहे हैं। लेकिन अगर बोले कि हम तेजी से खा रहे हैं, तो तेजी क्या है, एक विशेषता बता रहा है कि वह जो वो तेजी से खा रहा है, वह धीरे धीरे खा रहा है, तो वो क्या है, एक क्रिया की विशेषता बतला रहा है ना। तो खाने का क्या हुआ कि वो क्रिया हो गया, लेकिन जो उसकी विशेषता, क्रिया की भी जो विशेषता बतला रहा है उसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कि बाछा कर स्त्रीलिंग रूप की लागय। तो बाछा का स्त्रीलिंग रूप कौन की लागय, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बाछी और फेटाइन, क्योंकि बाछी भी जो होता है वो बाछा का स्त्रीलिंग रूप होता है और फेटाइन भी होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बाछा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहीं पे अगर पूछा जाता कि बैल, बैल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो बैल का स्त्रीलिंग यहाँ पे गाय हो जाता। तो ये दोनों शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे कि शब्द जो है वो, क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछा गया है। बाछा का पूछा गया इसलिए बाछी और फेटाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं, बाछा का अर्थ होता है यानी जो छोटा बछड़ा होता है उसे, बैल का जो छोटा बछड़ा होता है गाय का, उसे हम बाछा कहते हैं। जबकि गाय का जो छोटी, कह सकते हैं कि फीमेल में जो स्त्रीलिंग में होता है उसे हम बाछी कहते हैं, या तो फिर उसे हम फेटाइन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी दुइयो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दोनों। सर्वनाम कर कितना भेद है, तो सर्वनाम का भेद आप सभी को पता होगा। विशेषण का भी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, और सर्वनाम का भेद अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद हमने देखा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है, साथ ही साथ आपको कारक का, चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर जो है वो पता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। अगर आप भेद लिख सकते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम ये जरूर बताएंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। आइए देखते हैं कितने लोगों ने इससे पहले कारक जो है वो पढ़ रखा है। चलिए इसका कमेंट करके आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं, और साथ ही साथ ये कौन कौन से भेद हैं ये भी आपको लिखना है। अगला सवाल है कि डिंडाक डोवानी के प्रकाशन वर्ष है, यानी डिंडाक डोवानी जो है वो, इसका प्रकाशन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो 67 का इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1992 में। 4 गो छुआ खेल रहत है, यहाँ 4 गो कौन रकमेक विशेषण लागय। तो यहाँ पे क्या है कि 4 गो छुआ खेल रहल हत, तो यहाँ पे कि 4 क्या है, एक संख्या को संबोध बता रहा है ना। ये तो एक विशेषता बता रहा है कि 4 खेल रहा है, 4 छुआ खेल रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 4 क्या है, तो आपसे 4 पूछा जा रहा है कि 4 गो जो है वो किस रकम के विशेषण लागय। तो संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संख्यावाचक। क्योंकि जहाँ पे संख्या का बारे में पता चले, जैसे अगर बोले कि वहाँ पे 5 केजी, 5 केजी जो है एक क्या है, 5 केजी वो लड्डू लाया है, तो 5 केजी क्या है कि वहाँ पे एक मात्रा का, मात्रात्मक हमको चीज़ें पता चल रहा है। अगर बोले कि वह गोरा है, तो वहाँ पे क्या, एक गुण का प्रयोग पता चल रहा है, तो वो गुणवाचक संज्ञा हो गया। एक समूह का भेद हो रहा है, यानी वह मेला है, तो मान लो एक सार्वजनिक स्थान की बात कर रहा है, तो वो सार्वजनिक विशेषण होगा। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के आधार पर हम इन सभी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जब गहराई से सोचेंगे तो वहाँ से खुद से भी आंसर आप इस चीज़ का निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि ग्रामर का पाठ है कि पाठा कर स्त्रीलिंग रूप है, तो पाठा का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे पाठा का स्त्रीलिंग रूप, यहाँ पे सही आंसर जो दिया गया है वो पाठी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है कि छौवाली कौन रकम में संज्ञा लागे। छौवाली, तो आपसे पूछा गया कि छौवाली जो है वो किस तरह का संज्ञा लागे। तो छौवाली आपको बताना है कि किस तरह का संज्ञा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी भाववाचक संज्ञा है। छौवाली शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं कि संज्ञा ककरा कहल जा है। तो संज्ञा आपको पता है कोनो काम के, इसको तो क्रिया कहा जाता है। किसी गुण को तो वह गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत वह गुण बताता तो उसकी विशेषता बताते हैं। कोनो सेवा के ये तो नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा कोनो नाम या स्थान के, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं, कोई नाम हो या तो कोई स्थान हो, ये सभी के बारे में बताया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोनो नाम के। अगला सवाल देख लेते हैं, उड़ीस महात्म फिंगाठी लेख लिखल हत। उड़ीस महात्म फिंगाठी, उड़ीस महात्म फिंगाठी, फिंगाठी का अर्थ होता है व्यंग्य करना, व्यंग्य होता है इसका अर्थ होता है, याद रखेंगे। फिंगाठी शब्द आपको बार बार हो सकता है परेशान कर रहा होगा, इसका मतलब होता है व्यंग्य करना, तो व्यंग्य को ही हम फिंगाठी कहते हैं। तो उड़ीस महात्म व्यंग्य, इसका जो लिखा गया है, यह लेख जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा महेश गोलवार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कुम्हार के स्त्रीलिंग की, तो यहाँ पे क्या कि कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा जा रहा है कि कुम्हार के स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुम्हाइन। कुम्हाइन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका स्त्रीलिंग रूप। अगला सवाल पूछा गया है कि सोंध माटी किताबे के एक कविता में सामाजिक करिखा केकरा कहल गेल है। तो सोंध माटी किताब में एक कविता संग्रह है जिसमें सामाजिक करिखा बोला गया है, तो वह पूछा जा रहा है कि वह किसे कहा गया है। तो सामाजिक करिखा यानी समाज का जो है वो एक कह सकते हैं कि दाग, दाग के रूप में मान सकते हैं। करिखा मतलब होता है दाग, तो किसी पे दाग लग जाता है, तो वो जो है वो किसे कहा गया है। तो आप सभी को पता है कि दहेज प्रथा एक वैसे भी समाज में अभिशाप के रूप में माना गया है, तो उसी को जो है वो सोंध माटी किताब में इसमें सामाजिक करिखा जो लिखा गया है वो दहेज को ही बोला गया है। तो याद रखेंगे दहेज को जो है वो सामाजिक करिखा के रूप में दर्शाया गया है इस पुस्तक में। अगला सवाल है कि हुलु स्थूल मने है वह है। तो हुलु स्थूल का मतलब होता है आंदोलन, क्योंकि हुल आंदोलन आप सभी पढ़े होंगे संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे हुल विद्रोह या हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका अर्थ होता है, तो हुलु स्थूल माने की हो गए तो आंदोलन हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आंदोलन। अगला सवाल है कि घोड़ा कर बहुवचन की लगे। तो घोड़ा का बहुवचन आपसे पूछा जा रहा है कि घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, तो घोड़वैन। घोड़वैन इसका जो है वो इसमें वैन, वैन जो है वो प्रत्यय जोड़ा गया है, इसमें वैन जो है वो प्रत्यय जो वैन शब्द जोड़ा गया है, घोड़ा से वैन जोड़ा गया है जिसमें घोड़वैन हो गया। और वैन अगर आपसे पूछा जाए कि वैन क्या है, तो वैन एक प्रत्यय है जो कि घोड़ा में जोड़ा गया है, और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे जोड़ा जाता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल है कि रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। तो आपसे पूछा गया कि यह सोंध माटी पुस्तक जो है उसी में रक्षाबंधन शीर्षक कविता जो है वो छपा गया है। अगला सवाल है कवि विश्वनाथ दसौंधी, कवि जो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म काल है। तो कवि विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म काल आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जन्म काल जो है वो कौन सा वर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 15 अप्रैल 1943 को विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म काल माना जाता है। अगला सवाल है कि डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है। तो डाह नाटक जो है उसमें मुख्य रूप से जो स्त्रीलिंग पात्र या कह सकते हैं कि नायिका जो है उसमें जो पात्र है उसका नाम क्या है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। भावना, रचना, सुमन या कामना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी रचना के उपनाम से, रचना के नाम से उस पात्र का नाम है रचना। अगला सवाल है कि तातल का माने हव है। तो तातल और हेमाल इसके पहले हमने बता दिया है, इसका मतलब होता है गर्म, और हेमाल का अर्थ होता है ठंडा या कनकन। तातल को धीपल भी कहते हैं खोरठा भाषा में, याद रखेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ का प्रकाशक वर्ष है। तो एक पथिया डोंगल महुआ इसका प्रकाशक जो वो किस वर्ष माना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 1990 में। आगे चलते हैं, और डाह का अगर आपसे पूछा जाए कि डाह का कब हुआ था प्रकाशन, तो डाह का जो हुआ था 1992 में हुआ था। सोंध माटी का 1990 में हुआ था। एक पथिया डोंगल महुआ का भी 1990 में ही हुआ था। अगला चलते हैं, धर्म करम कहानी के लिखवैया केहत। तो धर्म करम यह कहानी जो है इसके लेखक कौन है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा था। दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है धर्म करम।
कहनी के लिखवैया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हामिन के संस्कृति आर तकर उपरे संकट, इस निबंध के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो इसमें बताया गया कि पहला तो हम लोगों की संस्कृति और उसके ऊपर में भी एक संकट है। इस निबंध को जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर बी एन ओहदार। डॉक्टर बी एन ओहदार के द्वारा ही इसको लिखा गया है। अगला सवाल है कि जतरा कौन रकम एक संज्ञा लागे? तो जतरा जो है वो किस रकमे के संज्ञा लागे, तो आपको बताना है, क्योंकि जतरा मेला ये सभी जो है वो एक समूह को संबोधित करता है, जिसके कारण से यह जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। साढ़ू कर स्त्रीलिंग शब्द की लागे, तो साढ़ू का स्त्रीलिंग शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सढ़ुआइन यहाँ पे बहुवचन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, या तो फिर दूसरा चीज़ नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे आइन प्रत्यय जोड़ करके सढ़ुआइन बनाया गया है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसका स्त्रीलिंग रूप। तो इसका स्त्रीलिंग रूप जो होगा वो जेठसास या तो फिर सारी होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जेठसास या सारी जो है वो साढ़ू का स्त्रीलिंग माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आप सढ़ुआइन जो है वो गलती से आंसर ना कर दें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तातल और हेमाल किताब के प्रकाशक है। तातल और हेमाल की किताब के जो प्रकाशक हैं, यानी इसका प्रकाशक जो हुआ वो कहाँ से हुआ है? तो खोटा साहित्य कुटीर बैदमारा, बोकारो इस्पात नगर, यहाँ से इसका प्रकाशक जो है वो है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। संज्ञा बा सर्वनामिक विशेषता, संज्ञा बा सर्वनामिक विशेषता बतवे है ओकरा कहल जा है। संज्ञा यहाँ पे संज्ञा के बारे में पूछा गया, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, याद रखेंगे। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं ओकरा कहल जा है। तो आप सभी को पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जौन क्रिया संगे कर्म रहे ओकरा कहल जा है। जौन क्रिया संगे कर्म रहे है ओकरा कहल जा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है क्रिया में दो क्रिया आप पढ़ते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। उसमें भी आगे भी हम बात करेंगे, जब हम क्रिया पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सभी चीज़ को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। और जल्द ही इसका जो है वो खोटा का जो ग्रामर पार्ट है उसको हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इस चैनल पे आप अगर अभी तक नहीं जुड़े तो आप ज़रूर जुड़ जाएंगे, और जल्द ही हम इस पर पूरा जो वो इसका ग्रामर पार्ट जो वो कवर करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। जौन क्रिया संग कर्म नाय रहे ना रहे संभावना रहे ओकरा कहल जा है। तो यानी कहता है कि जिस क्रिया संग कोई कर्म ना रहे, यानी नहीं रहता है या न ही रहने की संभावना रहे, तो ओकरा का कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, फरिश डहर किताब केकर लिखल लागय। तो फरिश डहर जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी पंचम महतो के द्वारा। हो सकता है कि एक सेट में ही देख सकते हैं कि दो क्वेश्चन एक साथ रिपीट कर गया है। अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 100 में से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से सेम रिपीट कर गया है। अगला सवाल है, एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है। एक पथिया डोंगल महुआ के प्रकाशक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी रामधन प्रकाशन, गांगजोरी गिरिडीह। गांगजोरी गिरिडीह यहाँ से इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं, कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल रहे। तो कवि संतोष कुमार महतो का जन्म काल अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 सितंबर 1930 को। 2 सितंबर 1930 को ही कवि संतोष कुमार महतो जी का जन्म काल माना जाता है। अगला सवाल है, खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है। खोटा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। अगला सवाल है, क्रिया के मूल रूप के कहल जा है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? तो धातु कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान शीर्षक कविता के कविहत। तो जय जवान जय किसान इस कविता शीर्षक को किसके द्वारा लिखा गया खोटा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी श्री महेश गोलवार। श्री महेश गोलवार जी के द्वारा ही लिखा गया है जय जवान जय किसान कविता है यह, और इस कविता के कवि हैं श्री महेश गोलवार। अगला सवाल है, डहर बनाए चले रे। डहर बनाए चले रे शीर्षक कविता केकर लिखल लागय। तो डहर बनाए चले रे, इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको बताया गया है, जो नए युवा हैं उनको बताया गया है कि जब आप किसी राह पे चलते हैं तो एक सही मार्ग बनाकर चलें, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। डहर बनाए चले रे, इसमें यही है कि एक आप जब भी चलें तो एक रास्ता अपना निर्माण करते चलें।
तो इसके बारे में लिखा गया, इस कविता के लेखन जो किया गया है, लेखन जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो शिवनाथ परमाणी के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, लिखे कौन रक में क्रिया लागे। तो लिखे जो है वो किस रक में क्रिया लगे, तो सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। जब भी आप क्रिया के बारे में अगर आपसे पूछे जाए तो वहाँ पे क्रिया दो आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि बंसीलाल वंशी जी के जन्म भेल रहे। तो बंसीलाल वंशी जी के जन्म भेल रहे 11 मार्च 1954 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखल है। तो दार्जिलिंग और गंगटोक के यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, डॉक्टर डिंडाक डोवानी किताब के प्रकाशक, डिंडाक डोवानी किताब के प्रकाशक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो खोरठा कमेटी, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये 100 प्रश्नों में से आपने जब आप प्रश्न देखे होंगे तो आपको एक अनुभव हुआ होगा कि किस तरह के प्रश्न जो है वो हमें आने वाले, अगर कहानी है तो कहानी से किस तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कविता के बारे में तो कविता से संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर कोई लेखक है या रचनाकार हैं तो उनसे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर खोरठा ग्रामर पार्ट में पूछा जा रहा है तो ग्रामर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी एक आप अनुभव, क्योंकि जब आप किसी सेट को प्रैक्टिस करते हैं या तो किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं तो वहाँ से कई तरह के सवाल निकल करके आते हैं कि किस किस तरह के सवाल जो है वो हमसे पूछा गया है और कहाँ से हमको पढ़ना चाहिए और किस तरह को हम छोड़ रहे थे उस चीज़ पे भी हमको कवर करना चाहिए। जैसे हो सकता है कि किसी आप किताब के बारे में पढ़ लिए होंगे, उसके राइटर कौन है बस आप ये पढ़ करके निश्चिंत हो गए होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसका प्रकाशक कहाँ से हुआ है, किस वर्ष प्रकाशन हुआ है, और उसके कह सकते हैं कि उसके नाटककार तो है ही, और उसकी भूमिका जो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया तो उसके संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ ग्रामर पार्ट आप पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगा और आप आसानी से उसका लाभ उठा पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।